हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ द डे। आज है ट्यूसडे दिसंबर 27, 2022। दिस इज द ओनली चैनल विच कवर्स बोथ द न्यूज़पेपर इन ट्रू सेंस। तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो दिसंबर 27 है आज ही के दिन 1911 में कैलकाटा सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में जन गण मन गाया गया था। जन गण मन किसने लिखा है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और पहले ये भारत भाग्य विधाता के नाम से जाना जाता था, फिर उसे जन गण मन के नाम से अडॉप्ट किया गया 24 जैन 1950 में एज अ नेशनल एंथम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था आज के दिन का। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और सॉन्ग लिखा था, अमर सोनार बांग्ला। वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक है, उनके इंडिपेंडेंस के बाद ऑब्वियसली। तो आज की पहली न्यूज है, कंकॉक्टेड हिस्ट्री लेड टू अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी प्राइम मिनिस्टर। तो हल्का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बट फिर भी कल सिखों का साहिबजादे शहीद दिवस, जैसा कि मैंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के जो दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनका कत्ल कर दिया गया था वजीर खान के द्वारा। वजीर खान वॉज द गवर्नर ऑफ सरहिंद एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। 1705 की ये घटना है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे शहीद हुए, तो उनकी याद में कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फंक्शन अटेंड किया और उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ हुआ है, ठीक है, नाउ इंडिया इज करेक्टिंग दैट मिस्टेक्स ऑफ बायगॉन डिकेड्स। Create in India says task force on gaming, animation and VFX is the second news। एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, अपूर चंद्रा उसके हेड थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी दिसंबर 22 को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को। और ये टास्क फोर्स था कि आपको बताना है कि जैसे गेमिंग इंडस्ट्री कितनी फल फूल रही है, एनिमेशन बढ़ रहा है, VFX बढ़ रहा है, तो इसमें इंडिया को कैसे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, कैसे इस पूरे सेक्टर को एक्सपैंड करना होगा। तो क्रिएट इन इंडिया कैंपेन चलाना होगा, ठीक है, जिसका फोकस एक्सक्लूसिवली हो कंटेंट क्रिएशन पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह वगैरह। अब सेंटर टू होल्ड मॉक ड्रिल ऑन कोविड-19। मॉक ड्रिल जिसे कहते हैं ना, द मोर यू विल स्वेट इन द ट्रेनिंग, लेस यू विल ब्लीड इन द वॉर। तो यही है, जितना अच्छा मॉक ड्रिल होगा, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी है, एक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज ही है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी वेव आती है जो अभी तक का अनहर्ड ऑफ हो और कैपेबिलिटी के बाहर हो जाए, तो कैसे हम उसे हैंडल करेंगे। तो मॉक ड्रिल से हमारी जितनी कमियां हैं वो उजागर होती हैं, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुरुस्त होता है। तो मॉक ड्रिल होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसर्चर्स वांट बीडी रोलिंग डिक्लेयर्ड हैजार्डस प्रोसेस। तो तेंदुपत्ता नाम सुना होगा आपने, तेंदुपत्ता से बीड़ी वगैरह बनती है। तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ट्राइबल एरियाज पे खास तौर पर ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया होता है। अब एक रिसर्च आया है, वो कह रहे हैं कि इससे जो हेल्थ इफेक्ट हैं वो बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा हैजार्डस ये प्रोसेस है। इसमें डेटा भी दिया है इन्होंने कि इन इंडिया 71 मिलियन एडल्ट स्मोक बीड़ी फूकते हैं। और उन्होंने सजेस्ट किया कि 87% ऑफ वर्कर्स रिपोर्टेड सिम्टम्स सच एज पेन इन बैक, शोल्डर, नेक, नी जॉइंट्स। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये तो वैसे नॉर्मली सब जगह होती हैं, बट उनको ज़्यादा हो रही है। रिसर्चर्स फ्रॉम द जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ग्लोबल हेल्थ, उनका है ये रिसर्च। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा डेटा है। नेक्स्ट न्यूज़, ये कोरियन वुमेन कंप्लेन्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन केरला। लोकल न्यूज है, बट ये किसी और दिशा में हाईलाइट कर रहा है हमें, टूरिज्म पे। टूरिज्म में अगर हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अपने ट्रैवलर्स को, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को खास तौर पर, उसमें भी वुमेन, तो हमारा जो अतिथि देवो भव, इनक्रेडिबल इंडिया, ये सब कैंपेन है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें अपनी सिक्योरिटी है फॉरेन नेशनल्स की, उसे दुरुस्त करनी होगी। नेक्स्ट न्यूज है, केरला से ही, सबरीमाला सीज सर्ज इन इनकम, फर्स्ट फेज ऑफ एनुअल पिलग्रिम सीजन टू कंक्लूड टुडे। तो सबरीमाला, वहाँ पे एक फेस्टिवल कहें या रिलीजियस गैदरिंग कहें,
होता है वहाँ पे केवल पुरुषों को जाना अलाउड है, महिलाओं को नहीं। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट पर फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया कि नहीं, वुमेन एंट्री कैन बी अलाउड। कई लोगों ने वहाँ पे कोशिश की, चोरी छुपे भी गई, पकड़ी गई, न्यूज़ में बहुत आता था। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिव्यू किया। अभी वही सिस्टम आस्टवाइल को रिस्टोर कर दिया गया है, स्टेटस को मतलब मेंटेन हो चुका है। तो ये न्यूज़ में अभी फिर से रहेगा सबरीमाला केस, और वहाँ पे ये पिलग्रिम सीजन चालू हो रहा है, सालाना होता है, और वहीं की ये फोटो है। अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से न्यूज इन नंबर्स, चाइना सेंड 71 वॉर प्लेन्स एंड 7 शिप्स टुवर्ड्स ताइवान। ताइवान में थोड़ा सा इशू ये है कि अमेरिका प्रो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को वहाँ प्रमोट करता है। ताइवान भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो गवर्नमेंट थी, उससे पहले 1949 में इन्होंने टेक ओवर किया ना कम्युनिस्ट ने। उससे पहले जो सरकार थी वहाँ, तो भले ही इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक ना हो, लेकिन उस सरकार ने एग्जाइल किया और ताइवान में जाके रहने लग गए। और वो अपने आप को कहते हैं हम है रियल चाइना, हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो मेनलैंड चाइना से अलग हो। पर चाइना कहता है नो, देयर कैन बी डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, बट देयर इज ओनली वन चाइना, और तुम भी हमारा हिस्सा हो। तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस फॉरेन गवर्नमेंट का, चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन यूनियन, चाइना बर्दाश्त नहीं करता। और अभी नैन्सी पेलोसी भी कुछ दिन पहले आई थी। नैन्सी पेलोसी कौन है? स्पीकर ऑफ द कांग्रेस ऑफ द यूएस, वहाँ की स्पीकर आई थी। चाइना ने बोला कि अब बहुत इनफ इज इनफ, लगा कि वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब चाइना अब समय समय पर डराता धमकाता रहता है। उसने 71 वॉर प्लेन्स भेज दिए हैं। थोड़ा मैप में देखते हैं ताइवान है कहाँ। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, रेड सर्कल किया हुआ ये ताइवान है। और अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हैनन प्रोविंस जो है चाइना की, उसमें और ताइवान में, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो अब माइंड में आप बैठा लीजिए कि ताइवान यहाँ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है बीचों बीच से। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अब तो। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रही है, उस जगह से जो हमेशा न्यूज़ पे बना हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फॉल ऑन द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उसमें ताइवान का ऑप्शन होगा। फिर अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आपसे बनेगा नहीं। और फिलीपीन के ठीक ऊपर है, ये जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूड आ रहा है ना, ये फिलीपीन से भी गुजर रहा है, वो ताइवान से भी जा रहा है। तो ये दो फैक्ट्स जो हैं आप नोट कर लें, एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट है पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स अट्रैक्ट्स 1536 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। तो पीएलआई स्कीम है क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव क्या होते हैं? किसी चीज़ में आपको इनाम दिया जाता है जिससे आप और अच्छा करें, रिवॉर्ड दिया जाता है। तो एक तरह का प्रोत्साहन होता है ये, कि जितना अच्छा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये सब बातें हैं। अब ये हाउस रिपोर्ट ऑन कैपिटल अटैक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूएस के डोमेस्टिक अफेयर है ये। डोनाल्ड ट्रंप को चार्ज किया जा रहा है, कुछ दंगे वगैरह हो गए थे वहाँ प्रोटेस्ट रैली में, तो लोग कह रहे हैं कि एविडेंस है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे उकसाया था। देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज द दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन रू अफ़ज़ा ट्रेडमार्क? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्या हुआ कि रू अफ़ज़ा बहुत फेमस है, बचपन में आपने पिया होगा, अभी भी शायद पीते हो। तो एक उसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और ट्रेडमार्क उसने ले लिया, दिल अफ़ज़ा। तो कोर्ट ऑब्जर्व, हाई कोर्ट में गया ये मामला, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि दैट ट्रेडमार्क रू अफ़ज़ा इज प्राइमा फेसी, मतलब प्रथम दृष्टया ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग मार्क रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एज इट हैज एक्वायर्ड इमेंस गुडविल। इतना अच्छा रेपुटेशन हो गया रू अफ़ज़ा का कि अब उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके जो सूडो नेम लेकर चले आते हैं, दिल अफ़ज़ा, मेरा अफ़ज़ा, सबका अफ़ज़ा, तो ये इस तरीके से ब्रांड को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है एक्सपेडाइट क्लासिफिकेशन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स इन कोटा लिस्ट, पैनल टेल्स सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि भाई जो क्लासिफिकेशन है नोमैडिक ट्राइब्स का, नोमैडिक मतलब जंगली जो है ट्राइब्स, उनके लिए जो कोटा है, जो उनकी लिस्ट है, उसका क्लासिफिकेशन जल्दी करें।
पार्लियामेंट्री पैनल थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उन्होंने नोट किया द प्रोसेस हैज़ बीन वेरी स्लो एज यूजुअल, जो गवर्नमेंट में हमेशा होता है। और ये एक स्कीम है सीड, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs क्या होते हैं? डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो उनका क्लासिफिकेशन करना था इस स्कीम के तहत, जो इसी साल फरवरी में लॉन्च हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है सीड, ठीक है। सीड से समझ में आता है कि कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ऐसे क्वेश्चन का पोटेंशियल होता है एग्जाम में आने का। जेलेंस्की स्पीक्स टू मोदी अबाउट G20, थैंक्स इंडिया फॉर एड एंड UN सपोर्ट। तो रशिया से जो बातचीत हुई हमारी, एनुअल जो डायलॉग होते हैं हमारे रशिया से, पुतिन से बात की, उसके कुछ दिन बाद जेलेंस्की जी का भी फोन आ गया। ये है व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, काफ़ी चर्चा में है पूरे 1 साल से, और ऑनस्लॉट ऑफ रशिया झेल रहे हैं। उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया कि भाई आपने जो हमारा सहयोग किया, एड पहुंचाई, UN में हमारा सपोर्ट किया। 1-2 रेजोल्यूशन में हालांकि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे रशिया के, विदाउट जियोपार्डाइजिंग आवर रिलेशनशिप विद रशिया, वी सपोर्टेड यूक्रेन कि हाँ भाई शांति वगैरह होनी चाहिए, डायलॉग डिप्लोमेसी की जगह वही है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मनरेगा के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सेंसिटिव है इस समय। सेंटर मैंडेट्स यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ मनरेगा अटेंडेंस। तो जो फालतू का पैसा ना जाए, बेनिफिशरीज को ही मिले, करप्शन घटे, इसलिए अब जो डिजिटल इंडिया में नया कदम बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने ये जो अटेंडेंस है उसे डिजिटल कैप्चरिंग कंपलसरी करने का मन बनाया है गवर्नमेंट ने, स्टार्टिंग फ्रॉम January 1st नेक्स्ट ईयर। ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस से। 10 पाक नेशनल्स हेल्ड ऑफ गुजरात कोस्ट विथ 40 kg ड्रग्स एंड आर्म्स। तो आप देख सकते हैं ये गुजरात का मैप है, यहाँ पर ये देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट है, फेमस द्वारकाधीश टेम्पल इज ऑल्सो हियर। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए, ठीक है, फिशिंग बोट में, और 40 किलो नारकोटिक ड्रग्स भी पकड़ाए गए, जो 300 करोड़ के आसपास कीमत बताई जा रही है। तो ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का ये टॉपिक है कि किस तरीके से अगर कोस्टल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये चीज़ें पैर पसार रही हैं। बीच बीच में न्यूज़ आती रहती है, कभी किसी नाव पे बंदूक वगैरह मिल जाती है, ठीक है, म्यूनिशंस वगैरह मिलते हैं। तो कोस्टल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इकोनॉमी न्यूज़ से आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सिर्फ 2 ही 3 थी। तो ये पहले तो यही है कि अंडर फंडेड पेंशन स्कीम इज अ टैक्स ऑन फ्यूचर जनरेशन से सान्याल। कौन है ये सान्याल? ये है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर मेंबर है ये, ठीक है, EAC PM के मेंबर संजीव सान्याल। इन्होंने कहा कि अगर हम बड़े प्रॉमिस कर देंगे कि पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब हिमाचल प्रदेश करने को तैयार है, पंजाब की आप गवर्नमेंट भी इस ओर बढ़ रही है। तो अगर वो अंडर फंडेड रही तो ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए बर्डन है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, सावधानी बरतनी होगी। सम अपोजिशन रूल स्टेट, जैसा कि मैंने बात की, हैव ऑप्टेड टू रिवर्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम अंडर विच एंटायर पेंशन अमाउंट वाज गिवन बाय गवर्नमेंट वाज डिसकंटिन्यूड। कब से डिसकंटिन्यू कर दिया गया? NDA गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2004 से, और उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी एट लेंथ। लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि अंडर द न्यू पेंशन स्कीम क्या हुआ कि एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन भी था, और बेसिक सैलरी का 10% और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी 14% था। तो इससे क्या हुआ कि जो बर्डन है पेंशन का वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर उसका कुछ पार्ट मार्केट में इन्वेस्ट होता था, फिर उसके रिटर्न से पेंशन निर्धारित होती थी। लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसी पेंशन हमें बहुत कम मिलती है, जो एक रिलैक्स्ड मोड में हमें सीधे जो लास्ट ड्रॉन सैलरी का आधा मिलता था और गवर्नमेंट को ही इसका बर्डन आता था, वो सबसे सही था। और इसीलिए ये पॉपुलिस्ट मेजर है, लेकिन फिजिकली ये प्रूडेंट नहीं है। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने ऐसा कहा है। ये न्यूज़ भी इकोनॉमी से। इंटरेस्ट इन GSEC मार्केट राइजिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है
वो बढ़ा। इसने 2 ईयर का जो 27 लाख करोड़ के आसपास था जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में, वो राइज हुआ कुछ 8.64% के द्वारा। तो ये साइन है कि कैसे मार्केट इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है इन सच बॉन्ड्स में। ये भी थोड़ा सा कॉशन वाली बात है कि देखिए, कल ही हमने डिस्कस किया था अमेरिकन जो यील्ड रिवर्स है उसके बारे में। तो जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये एक गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कहलाती है और ये सेफ होती है बहुत। इन्वेस्टर्स आर ट्राई टू बाय दीज बॉन्ड्स जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी मेजर्स। ये हेज फंड जैसा ही है एक तरीके से। हेज फंड जो होता है जो आपको सिक्योरिटी देता है, कितना भी उथल पुथल हो जाए मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमेशा जिंदाबाद रहती है। तो इतना मार्केट का की रुचि देखी गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है पैसा रेज करने के लिए। गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए रहता है, मार्केट बोरोइंग्स कहते हैं, अपनी स्कीम्स वगैरह को फंड करने के लिए। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मनी फ्रॉम आरबीआई से ये पैसा प्रिंट नहीं कराते, ठीक है, सिंपली बिकॉज इट्स नॉट फिजिकली प्रूडेंट। ये फिर इन्फ्लेशन वगैरह आ जाएगा, और कुछ इतना भी आसान नहीं है आरबीआई से पैसा प्रिंट करना। कुछ गोल्ड वगैरह भी रखने पड़ते हैं, है ना, मिनिमम 200 kg वाला, फिर उसके इक्विवेलेंट फिर पैसा प्रिंट करना पड़ता है। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिससे कि वैल्यू वगैरह, एक्सचेंज रेट वगैरह में इम्पैक्ट ना आए। अचानक से रुपया बढ़ जाएगा मार्केट में, उसकी वैल्यू भी घट जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मनी फ्रॉम आरबीआई, वो मार्केट से बोरोइंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जितना गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेड होगा उतना गवर्नमेंट को फायदा होगा। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि कल ही हमने देखा कि इट हैपन्स ओनली वेयर मार्केट वोलेटिलिटी इज देयर। ठीक है, मार्केट अगर वोलेटाइल होगा तो लोगों को डर होगा, इन्वेस्टर्स को, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ओर जाएंगे। तो यहाँ हालांकि मेंशन नहीं है, बट ये भी एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें। कल हमने यूएस वाला जो यील्ड देखा था, यील्ड रिवर्सल, उससे हमने ये सीखा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन प्रीलिम में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं या नहीं। प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन था, फिर जो उसकी आंसर की आई थी उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सही पाया था, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। आज एडिटोरियल में, ये इंडियन एक्सप्रेस से एडिटोरियल है, लोअर द बैरियर। फाइनली अब हम एफटीएस की ओर बढ़ रहे हैं। पहले एप्रीहेंशन था आरसेप की वजह से, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो 12 देशों की थी। इसमें इंडिया ने 2019 में डिसाइडेड नॉट टू ऑप्ट फॉर इट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है एक तरीके से, है ना, दो कंट्रीज के बीच में। अगर हमने ये ट्रेड साइन कर लिया तो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स दोनों का एक्सेस बराबर होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम एक्टिवली परसू कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से एफटीएस। ऑस्ट्रेलिया से हमने साइन कर लिया, यूएई से साइन कर लिया। टॉक्स आर गोइंग ऑन विथ यूके एंड यूरोपियन यूनियन। फिर क्या है, नॉन टैरिफ इश्यूज होते हैं, जैसे क्लियरली टैरिफ मतलब टैक्स जो हम लगाते हैं इंपोर्ट में, इंपोर्ट ड्यूटी, तो क्लियरली मेंशन होता है कि इतना इतना टैक्स हम लगाएंगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। लेकिन एफटीएस में ये इंपोर्ट ड्यूटी हमें घटाना पड़ता है। लेकिन अब हम अगर दूसरे तरीके से कहें कि नहीं, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड है इसे मीट नहीं कर रहा है, कार्बन एमिशन अगर किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे यहाँ तो भाई टैक्स होता है, इन्वायरमेंट टैक्स वगैरह, ये देना होगा। तो इनडायरेक्ट तरीके से वही इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का प्रयास नॉन टैरिफ बैरियर कहलाता है। यूरोपियन यूनियन से भी जो बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, इसमें कार्बन एमिशन ये मुद्दा है कि भाई यूरोपियन यूनियन रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, विच टारगेट द कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट सच एज आयरन एंड स्टील और सीमेंट। तो अगर ऐसा रहा तो भाई कंसर्न है हमारे लिए। लेकिन इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि इंडिया को इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। अब ये रिसेंट रिपोर्ट में ये भी पता चला कि इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लगा रही है नॉन एसेंशियल आइटम्स पे, जो आइटम जरूरी नहीं, जैसे लग्जरी गुड्स वगैरह, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की बात चल रही है। अगर ऐसा करेगी गवर्नमेंट तो ये प्रोटेक्शनिस्ट कहलाएगी। प्रोटेक्शनिस्ट मीन्स जो गवर्नमेंट ओपन
ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती, उसे प्रोटेक्शनिस्ट कहती है, कहा जाता है, जो अपने ही प्रोडक्ट्स को बचाने में लगी रहती है, अपनी कंपनीज को बचाने में लगी रहती है। ऐसी कंट्रीज का फिर ग्रोथ रुक जाता है क्योंकि दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता। तो ये कह रहे हैं कि 1991 से देखा गया कि देयर इज ए स्टीप डिक्लाइन इन टैरिफ रेट्स, जो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स है उस पर डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन अभी ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हुआ। अभी 3-4 दिन पहले ही आया था आर्टिकल, एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था कि 18% के आसपास रेज हुआ है, ठीक है, द लास्ट डिकेड। ये जो टैरिफ है, इंपोर्ट टैरिफ, ये इस तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्शनिस्ट समझा जाएगा, और खास तौर पे तब जब ये चाइना +1 स्ट्रेटेजी पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वाकई वहां पे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट लेड कंट्री है ये चाइना। अभी वहाँ कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन है। तो क्या कर रही है ऐसी कंपनीज कि चाइना के अलावा भी दूसरी कंट्रीज के प्रोस्पेक्ट ढूंढ रही हैं कि जहां वो अपना बेस स्टैब्लिश कर सकें, वहां से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर सकें बाहर। तो उस +1 स्ट्रेटेजी में इंडिया फिट हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं वियतनाम, बांग्लादेश ना चला जाए, तो हमें ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना होगा, और ऐसी सिचुएशन, ऐसे जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं, उससे हमें दूरी बनाए रखनी होगी। दूसरा एडिटोरियल द हिंदू से है, वॉरशिप प्रोग्राम दैट मस्ट गो फुल स्टीम अहेड। ये है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। तो ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल हरि कुमार, उन्होंने December 4 नेवी डे, उस दिन कहा कि इंडियन नेवी हैड पुट ऑन होल्ड इट्स प्लान टू बिल्ड अ सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 which was going to be larger than IAC-1। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो प्लान था एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का IAC-2, ठीक है, जो लार्जर होता है IAC-1 से, उस प्लान को हमने होल्ड में डाल दिया, और कहा कि इट इज कंसिडरिंग ऑप्शन ऑफ अ रिपीट ऑर्डर ऑफ IAC-1। जो IAC-1 ऑलरेडी हमारे पास है INS विक्रांत के फॉर्म में, उसका रिपीट ऑर्डर मतलब सिमिलर एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाने वाले हैं। तो पहले तो वो कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होता है इनका, लाइट, मीडियम, लार्जर। तो लाइट में ये अप टू 25 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं, और मीडियम में अप टू 30 to 50, और ओवर 90 इन लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? वाटर में जो शिप चलती हैं, उसमें आपने प्लेन रखे हुए देखे होते हैं कि जो भी लैंडिंग है, टेक ऑफ है एयरक्राफ्ट्स का, यहीं से हो जाए, फाइटर जेट्स का, और दुश्मन कंट्री के कोस्टल एरियाज में जाके ये अपने वॉर एक्सरसाइज वगैरह है, तैयारियां हैं, वो उसको अंजाम दे सकें, ठीक। और उन्हें और भी क्लासिफिकेशन बताया कि इन टर्म्स ऑफ रोल ये भी क्लासिफिकेशन प्ले करते हैं। फ्लीट, ठीक है, जो रास्ते में दस्ता चलता है उसको एस्कॉर्ट करना। फिर डिफेंस, एम्फीबियस असॉल्ट, मतलब पानी और ज़मीन दोनों में ये चल सके, उसका भी कैरियर होते हैं। एंटी सबमरीन, मतलब जो पनडुब्बी होती है उन्हें डुबा सकें, ज़्यादातर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स कैरियर होते हैं वो। फिर उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दिया, कैटेपुल्ट, असिस्टेड कैटेपुल्ट, मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना। असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। फिर शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, ये स्टो बार और कैटो बार में डिसाइडेड है, बाकी दूसरा ये। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब कह रहे हैं कि जो हमारे पास INS विक्रांत है वो ब्रिटिश बिल्ड था, फिर उसे IAC-1 के नाम से कमीशन किया गया, INS विक्रांत ही रखा नाम, लेकिन वो 19,000 टन का है और कुड कैरी 21 to 23 एयरक्राफ्ट। फिर विक्रमादित्य हमने रशिया से मंगाया, उसे फिर मॉडिफाई किया, 45,000 टन का था, ये मीडियम साइज का स्टोबार टाइप है। फिर उसके बाद अब ये प्लान था कि IAC-2 जब बनेगा तो वो एक बड़ा लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, और उसके साथ साथ हम 3 एयरक्राफ्ट एक साथ चलाएंगे। ये बहुत बड़ा हमारा विजन था। 1948 फर्स्ट नेवल जो प्लान पेपर था उसमें ये इन्विसेज किया गया कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे इंडियन नेवी के पास होने चाहिए।
फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि कमीशनिंग जो हुई INS विक्रांत की इसी साल हुई सितंबर में, और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया की कैपेबिलिटी टू डिजाइन बिल्ड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप्स। बहुत फ्यू कंट्रीज हैं जो इस तरह की कैपेबिलिटी रखती हैं। फिर ये कह रहे हैं कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर हुआ, ये प्राउड की बात है। दिस टाइम पीरियड कैन बी ऑफ कोर्स शॉर्टेंड, लेकिन ये जो टाइम हमारा लगा है ना, अप्रूव किया था इसको कंस्ट्रक्शन के लिए 2002 से, और देखिए 20 साल लग गए, तो इसको शॉर्टन किया जा सकता था। ठीक है, हमारे पास अप टू 50,000 है, ऑलमोस्ट 45,000 करेक्टली एब्सोल्यूट टर्म्स में टन्स की कैपेसिटी है, लेकिन क्या ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल होगी? केवल यूएस के पास है 1 लाख टन से ऊपर, ठीक है, सुपर कैरियर कह सकते हैं आप उसे, लेकिन हमारे पास भी ऐसी कैपेबिलिटी है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना का भी एक एम्बिशन है कि वो 85,000 टन का फुजियान बना रहा है, फुजियान नाम का एयरक्राफ्ट करियर। उसके पास ऑलरेडी जो 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं वो 65,000 प्लस के हैं। तो मेजर इमर्जिंग ग्लोबल पावर है चाइना, और हमारे बगल में ही खड़ा है, और एक खतरा महसूस हो रहा है हमें। तो इंडिया कैन इल अफोर्ड टू फॉल बिहाइंड इन इट्स सी कंट्रोल एंड मैरिटाइम डिटरेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, मैरिटाइम डिटरेंस कैपेबिलिटी हो चाहे सी कंट्रोल हो इंडियन ओशियन रीजन में, तो हमें जो है इंफीरियर पावर बन के नहीं रहना है, इस बारे में हमें सोचना होगा। वर्ल्ड अफेयर्स में प्रचंडा स्वान इन एज नेपाल PM फेसेस टफ टास्क ऑफ रनिंग अलायंस। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड इनका नाम है। 4 लोग लग रहे हैं, लेकिन है ये एक ही इंसान। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं तीसरी बार। ठीक, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके लीडर है। और इंडिया से रिलेशन कैसे होंगे ये देखने योग्य है, क्योंकि इतना पड़ोसी देश है हमारा कितने सालों से। ठीक है, बांग्लादेश तो बाद में बना, लेकिन फिर भी हमारे रिलेशन इतने भी अच्छे नहीं है नेपाल से। मोर NGOs हॉल्ट वर्क इन अफगानिस्तान आफ्टर बैन ऑन वुमेन स्टाफ। वही अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है, एंटी वुमेन मिसोजिनिस्ट, उन्होंने कहा कि NGOs कैन नॉट हायर वुमेन जस्ट बिकॉज उनका ड्रेस कोड हमें पसंद नहीं है, जिस तरीके से कपड़े पहनाते हैं। वुमेन के एंट्रीज जो पब्लिक प्लेसेस में वो भी बैन है, यूनिवर्सिटीज में भी उनका जाना बैन है। तो अब NGOs 2-4 तो काम बंद कर दिए, अब कुछ और NGOs हैं उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया। कल न्यूज थी ये, आज इसका एक्सटेंडेड वर्जन। She urges officials to take steps to protect lives as China battles COVID wave। कोविड का हाहाकार है चाइना में। कल न्यूज थी कि उन्होंने जो डेथ काउंट है उसकी रिपोर्ट करना भी बंद कर दिया है। इंफॉर्मेशन ब्लैक होल चाइना एट इट्स बेस्ट। लेकिन फिर भी ये न्यूज है कि शी ने कहा है कि भाई जो है स्टेप्स लिए जाएं, कम से कम जान बचाई जाए, जान ज़्यादा कीमती है। आगे 48 killed as massive winter storm envelops much of US। काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है, 48 लोगों की जान चली गई ब्लिजार्ड में। एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन है ये, और ये इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, प्रीलिम में भी मेंस में भी, थोड़ा डिटेल में देखना होगा। अब अगले साल एक पीस मीट होने वाली है, यूक्रेन सोच रहा है वहाँ पे उनके देश के लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। वाकई बिना शांति वार्ता के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, डिप्लोमेसी अगर अच्छे से की जाए तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो 20 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता, ये किसी बड़े पुराने महापुरुष ने कहा था। तो अगले साल ये होने वाली है पीस मीट। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी फर्दर, और कमेंट भी करें अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। I will reply you then and there. Thank you so much. Have a nice day.